मूवी की शुरुआत में हमें न्यूज रिपोर्ट दिखाई जाती है कि दिमित्री और आर्केडी बिलाव नाम के दो भाई रशियन की स्टेट सकोविया में आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिमित्री एक पॉलिटिकल लीडर है और आर्केडी एक आर्मी जनरल है। सकोविया की जनता दिमित्री को बहुत सपोर्ट करती है और जनरल आर्केडी ने रशियन मिलिट्री की नाक में दम कर रखा है और हर तरफ तबाही, बर्बादी और मौत का मंजर है। मगर फिर एक एयर स्ट्राइक में दिमित्री को मार दिया जाता है और उसी दिन आर्केडी को पकड़कर कैद कर दिया गया और इसके बाद ये वॉर एंड हो गया। अब इसके 17 साल बाद से आगे की कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने एक आदमी को उल्टा टांग रखा है। ये आर्केडी के लोग हैं। आर्केडी अब आजाद हो चुका है। आर्केडी उस आदमी को टॉर्चर करके पूछता है कि मुझे मालूम है कि मेरा भाई एयर स्ट्राइक में नहीं मरा था, अब बता भी दो कि वो कहां पर है। लास्ट में वो आदमी दिमित्री का पता बता देता है। इसके बाद हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूएस मिलिट्री सोल्जर माइकल नॉक्स लंदन आया हुआ है। गाइस, हम पूरी मूवी में माइकल नॉक्स को माइक कह के बुलाएंगे। टैक्सी ड्राइवर के पूछने पर माइक बताता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की फैमिली से मिलने आया हूँ और मैं और मेरा दोस्त वॉर में साथ में लड़े थे पर वो मारा गया था। इसके बाद हमें एक माँ बेटी दिखाई जाती है। माँ का नाम रेचल है और बेटी का नाम डैनी। दरअसल ये फैमिली माइक के उसी वॉर बडी की है। असल में डैनी को घर से बाहर न निकलने की पनिशमेंट मिली है और इसकी वजह यह है कि डैनी गलत संगत में पड़ गई है। डैनी चुपके से खिड़की से निकलकर भागने की कोशिश करती है मगर तभी पीछे से माइक आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। माइक डैनी को फुटबॉल मैच की 2 टिकट दिखाकर बोलता है तुम्हें फुटबॉल पसंद है ना, मगर डैनी सैडली बताती है मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे घर में ही रहने की पनिशमेंट मिली है। तो माइक समझ जाता है कि शायद इसी वजह से डैनी खिड़की से होकर भाग रही थी। माइक एक बार के अंदर जाकर रेचल से मिलता है। ये बार रेचल ही चलाती है। रेचल कहती है कि माइक तुम्हें बार बार आधी दुनिया पार करके यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। तो माइक भी अपने दोस्त को याद करते हुए बोलता है कि मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद माइक रेचल से डैनी को मैच दिखाने ले जाने के लिए परमिशन मांगता है और काफी देर हेजिटेट करने के बाद रेचल मान जाती है। इसके बाद हमें वेस्ट हैम स्टेडियम दिखाया जाता है जहां पर फुटबॉल का मैच होने जा रहा है। माइक और डैनी भी स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें आर्केडी और उसके लोग दिखाए जाते हैं। वो भी सीक्रेटली स्टेडियम तक पहुंच चुके हैं। वहीं डैनी अपने डैड को याद करके काफी सैड होती है क्योंकि उसके डैड को फुटबॉल बहुत पसंद था और उन्होंने डैनी को मैच दिखाने का वादा भी किया था। माइक डैनी को तसल्ली देता है कि तुम्हारे पिता एक हीरो थे, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। असल में डैनी के फादर की डेथ एक मिशन पे माइक को बचाने के चक्कर में हुई थी। माइक फिर डैनी के लिए हॉट डॉग लेने जाता है मगर तभी डैनी को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि मेरे पास आ जाओ। वहीं जब माइक हॉट डॉग ले रहा होता है तो उसे एक आदमी पर शक होता है और इस आदमी का नाम विक्टर है। इसके बाद विक्टर स्टेडियम के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके सबसे पहले स्टेडियम की लाइट काट देता है और सिक्योरिटी कैमरा से छेड़छाड़ करके फुटेज को रिवाइंड कर देता है और लाइट जाने की वजह से किसी को कुछ भी पता नहीं चलता और जब लाइट वापस आती है तब तक विक्टर अपना काम कर चुका था। असल में विक्टर आर्केडी का ही आदमी है। इसके बाद आर्केडी और उसके लोग सिक्योरिटी रूम तक पहुंचकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद आर्केडी स्टेडियम के सिक्योरिटी कमांडर स्टीफन थॉमसन से कहता है कि अब ये रूम हमारे कंट्रोल में है, तुम वही करोगे जैसा हम कहेंगे। मगर थॉमसन ऐसा करने से मना कर देता है। तो आर्केडी थॉमसन को उसकी फैमिली के पिक्चर्स दिखाकर कहता है मेरी बात मानो वरना तुम्हारी फैमिली को ऊपर पहुंचा दूंगा और कसम से ये बिल्कुल एक्सीडेंट लगेगा। असल में सिक्योरिटी कमांडर को हर 10 मिनट में स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ती है और इसीलिए आर्केडी को थॉमसन की जरूरत है। तो बेचारा थॉमसन डर के मान जाता है। वहीं विक्टर अपने कंप्यूटर से स्टेडियम के बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है, यानी स्टेडियम अब पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। वहीं माइक को डैनी अपनी सीट पर नहीं मिलती क्योंकि वो तो अपने बॉयफ्रेंड ब्रेंडन के पास जा चुकी है और वो माइक का कॉल भी नहीं पिक कर रही होती। मगर जब माइक डैनी को दोबारा कॉल लगाता है तो यहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क चले जाते हैं। असल में आर्केडी ने सिटी के सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क टावर उड़वा दिए थे। अब यहाँ मौजूद सभी लोग नेटवर्क जाने की वजह से काफी परेशान हैं और अब माइक को शक होने लगा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आर्केडी विक्टर से कंप्यूटर पे अपने भाई दिमित्री को ढूंढने के लिए कहता है तो विक्टर फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज करके पूरे स्टेडियम की भीड़ में दिमित्री को ढूंढने लगता है। इसके बाद माइक फैजल नाम के एक स्टेडियम सिक्योरिटी गार्ड से डैनी को ढूंढने में हेल्प मांगता है। तो फैजल अपने वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम कांटेक्ट करके डैनी का हुलिया बताकर डैनी को ढूंढने के लिए कहता है
मगर आरकेडी इस पे कोई भी ध्यान नहीं देता। तो जब कंट्रोल रूम से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फैजल माइक को कंट्रोल रूम के लिए ले चलता है। मगर कंट्रोल रूम की लिफ्ट के बाहर तो आरकेडी का आदमी खड़ा था, इसका नाम आंद्रे है। फैजल कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर तो रॉन नाम के आदमी की ड्यूटी है। तो जब ये लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तो माइक को पता चल जाता है कि ये आदमी कोई आतंकवादी है। तो माइक इसकी धुलाई लगाकर उसे उसी की गन से ठोक देता है। फैजल अब काफी डरा हुआ है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो माइक बोलता है कि पहले फोन के नेटवर्क चले गए, फिर स्टेडियम के बाहर जाने के डोर बंद हो गए। तो ऑब्वियस ये बात है किसी ने स्टेडियम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। फिर ये दोनों आंद्रे की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। फिर माइक को आंद्रे की बैग से C4 मिलता है जिससे बॉम्ब बनाया जाता है। माइक समझ जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। तो माइक एक वॉकी टॉकी को रिकैलिब्रेट करके पुलिस की फ्रीक्वेंसी पर बात करने की कोशिश करता है और वो स्टेडियम की हालत बताता है। तो पुलिस की ऑपरेटर ये सब अपने बॉस पुलिस चीफ डैनियल स्टीड को बताती है। तो डैनियल स्टेडियम के सिक्योरिटी कमांडर स्टीफन थॉमसन से स्टेटस पूछता है, मगर उसे तो आरकेडी ने धमकी दे रखी थी। तो स्टीफन झूठ बोल देता है कि स्टेडियम में सब कुछ ठीक है। तो डैनियल माइक को कांटेक्ट करके बोलता है कि पुलिस के साथ ऐसा मजाक करना बंद कर दो, और फिर डैनियल फोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ आरकेडी को डैनियल की बातों से पता चल जाता है कि किसी ने उसके आदमी को मार दिया है। तो वो अपने सभी साथियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगने लगता है। जिस आदमी को माइक ने मारा था वो जब रिपोर्ट नहीं करता तो आरकेडी अपनी सभी आदमियों को चेक करने भेजता है। तो जब आरकेडी के आदमी को आंद्रे की डेड बॉडी मिलती है जिसका सिक्योरिटी एक्सेस कार्ड मिसिंग था, तो आरकेडी आंद्रे के एक्सेस कार्ड की लोकेशन चेक करवाता है और फिर वो कंप्यूटर से माइक और फैजल को एक किचन में लॉक कर देता है। अब माइक और फैजल किचन में फंस चुके हैं। तो माइक फैजल को एक छोटी सी लिफ्ट से दूसरे रूम के लिए निकाल देता है और इसी वक्त आरकेडी के दो आदमी व्लाद और एंटोन भी किचन तक पहुंच जाते हैं। मगर माइक एंटोन के पीछे से आकर उसका चिकन तंदूरी बना देता है और फिर माइक की व्लाद से जबरदस्त फाइट होती है। व्लाद माइक की खूब पिटाई करता है। ये गंजा पहलवान तो डेव बटिस्टा पे भी भारी पड़ रहा है, मगर माइक जैसे तैसे करके व्लाद को मार देता है। और इसी वक्त आरकेडी व्लाद से जब रिपोर्ट मांगता है तो उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो टिटानिया नाम की लेडी जल्दी से चेक करने जाती है और फिर वो व्लाद की डेड बॉडी देखकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि व्लाद उसका बॉयफ्रेंड था। वहीं दूसरी तरफ माइक एंटोन की बॉडी को स्टेडियम के ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिसे थोड़ी ही देर में बाहर पुलिस आ जाती है। पुलिस चीफ डैनियल स्टीड माइक को कांटेक्ट करके कहता है, मुझे तुम्हारी बात पर अब यकीन हो गया है, अब बताओ कि अंदर क्या सिचुएशन है। तो माइक सारा मैटर बता देता है जो भी उसे पता था। वहीं कंट्रोल रूम में विक्टर को दिमित्री पूरे स्टेडियम में कहीं भी नहीं मिलता। तो विक्टर बोलता है शायद दिमित्री ने चेहरे की सर्जरी करवा ली होगी। आरकेडी अपने आदमी को लेकर स्टेडियम के न्यूज स्टूडियो तक पहुंच जाता है और एंकर से एक पेपर पर लिखी बात बोलने के लिए कहता है। तो वो आदमी इसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिसमें लिखा था कि हमने स्टेडियम के सभी ब्लॉक्स पर खूब सारे C4 बॉम्ब लगा दिए हैं। हमें 90 मिनट के अंदर दिमित्री बिलाव चाहिए, वरना हम इस स्टेडियम को उड़ा देंगे और उसके साथ यहाँ मौजूद 35,000 लोगों को भी। अब सोच लो 35,000 लोगों की जिंदगियां या 90 मिनट में दिमित्री बिलाव। इसके बाद आरकेडी यहाँ मौजूद सभी न्यूज वालों को मार देता है, ये दिखाने के लिए कि वो कितना सीरियस है। ये न्यूज पुलिस वाले और रेचल भी देख रहे होते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी घबरा जाते हैं। असल में स्टेडियम में जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर के लोग अब देख सकते हैं, मगर स्टेडियम के अंदर वालों को बाहर की कोई भी खबर नहीं है क्योंकि उनके फोन सिग्नल तो जा चुके थे। और इसी वक्त डैनियल स्टीड कंट्रोल रूम में आरकेडी से कांटेक्ट करके नेगोशिएट करता है, मगर आरकेडी की डिमांड सिर्फ उसका भाई दिमित्री बिलाव है। इसके बाद एजेंट शो भी यहाँ तक पहुंच जाता है। एजेंट शो एंटोन की बॉडी देखकर उसे पहचान लेता है और फिर वो डैनियल स्टीड को बताता है कि लगभग 20 साल पहले दिमित्री और उसके भाई आरकेडी ने आजादी के लिए लड़ाई छेड़ी थी, मगर 1999 में दिमित्री को मृत घोषित कर दिया गया क्योंकि ये आजादी की लड़ाई दिमित्री के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। तो उसने हमारे साथ मिलकर अपनी मौत का नाटक किया और फिर उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई, जिसके बाद दिमित्री लंदन शिफ्ट होकर रहने लगा। दिमित्री का भाई आरकेडी कुछ टाइम पहले ही आजाद हुआ है और उसे इस बात की भनक लग गई है कि दिमित्री जिंदा है और आज का इंसिडेंट दिमित्री को ही ढूंढने के लिए हो रहा है। हम किसी भी कीमत पर दिमित्री की न्यू आइडेंटिटी आरकेडी को पता नहीं लगने दे सकते, क्योंकि अगर आरकेडी ने दिमित्री को लाइव टीवी के सामने मार दिया तो सकोविया में दंगा फसाद हो जाएगा, लाखों लोग इस दंगे में मारे जाएंगे। वहीं विक्टर माइक के बारे में पता लगा लेता है कि माइक का पूरा नाम माइकल नॉक्स है और वो एक लड़की के साथ स्टेडियम में आया हुआ है
और लड़की का नाम डैनी है, जो कि एक बिगड़ी हुई लड़की है और उस पर तो 2 केस भी लगे हुए हैं। तो आर्केडी लाउड स्पीकर पर अनाउंस करके बोलता है कि डैनी, तुम जहां भी हो गेट नंबर 8 पे आ जाओ। और ऐसा सुनकर माइक घबरा जाता है। डैनी जब अपनी सीट से उठकर गेट की तरफ जाती है तो माइक को वो दिख जाती है। तो माइक उसका पीछा करने लगता है, मगर आर्केडी स्टीफन को फोर्स करके स्टेडियम में मौजूद पुलिस वालों से कहता है कि माइक को पकड़ लो, और पुलिस वाले ऐसा करते भी हैं। डैनी तक आर्केडी के लोग पहुंच जाते हैं, मगर इसी समय फैजल डैनी तक पहुंचकर उसे फ्लैग के नीचे से होकर बचा ले जाता है। वहीं कंट्रोल रूम में आर्केडी स्टीवन को मार देता है, यह कह के कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। फैजल डैनी को छुपते छुपाते माइक तक ले आता है, मगर जब ये लोग बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तब इन्हें वहां पर बहुत सारी मात्रा में C4 लगे हुए मिलते हैं, जिसके बारे में माइक डैनियल स्ट्रीट को रिपोर्ट करता है। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि इस केस को कैसे हैंडल किया जाए बिना किसी मास कैजुअलिटीज के। तो माइक आइडिया देता है कि तुम लोग मुझे दिमित्री की लोकेशन दो और मैं उसे स्टेडियम के ऊपर तक लेके जाऊंगा, मगर तुम्हें डैनी को सेफली बाहर निकालना होगा। एजेंट शो माइक को दिमित्री का सीट नंबर बता देता है। तो फैजल माइक को स्टेडियम की ब्लूप्रिंट दिखाकर बताता है कि आपको इस रूट से जाना होगा और मैं दूसरे रास्ते से डैनी को लेके जाता हूँ। इसके बाद हमें दिमित्री बिलाव दिखाया जाता है, जो कि मस्त बैठा मैच देख रहा होता है। विक्टर स्क्रीन पर माइक को ढूंढ लेता है और आर्केडी को भी अंदाजा हो जाता है कि माइक दिमित्री की तरफ जा रहा है, तो वो अपने आदमियों को उसकी तरफ भेजता है। माइक फिर बाइक लेकर भागना स्टार्ट कर देता है और टिटानिया वगैरह उसका पीछा करते हैं। माइक फिर टिटानिया से बचते हुए दिमित्री बिलाव तक पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, और यही सीन आर्केडी भी स्क्रीन पर देख लेता है। वहीं दूसरी तरफ टिटानिया फैजल और डैनी तक पहुंच जाती है और फैजल को पीट के डैनी को अपने साथ ले जाती है। और जब माइक दिमित्री को अपने साथ ले जा रहा होता है तभी वहां पर आर्केडी के गुंडे भी आ जाते हैं और इन पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर माइक भी काफी चालू था, वो आंद्रे के बैग से मिले C4 पर फोन लगा के गुंडों की तरफ फेंक के उसमें गोली मार देता है, जिसके धमाके से गुंडे मारे जाते हैं। माइक दिमित्री को स्टेडियम के ऊपर ले आता है, जहां पर एजेंट शो का हेलीकॉप्टर आ चुका था, मगर फैजल और डैनी का कोई भी अता पता नहीं था। तो माइक फैजल को कांटेक्ट करता है, मगर इस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आर्केडी का जवाब आता है कि अंकल माइक, तुम्हारी भतीजी मेरे कब्जे में है और वो बहुत बुरी मौत मारी जाएगी अगर तुमने दिमित्री बिलाव को मेरे हवाले नहीं किया तो। और ऐसा सुनकर एजेंट शो माइक और दिमित्री पर गोली चलवा देता है, क्योंकि वो दिमित्री को आर्केडी के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। मगर माइक और दिमित्री को कोई भी गोली नहीं लगती और वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब हेलीकॉप्टर बाहर लैंड करता है तो एजेंट शो पुलिस वालों पर काफी भड़कता है कि तुमने जानबूझ के दिमित्री और माइक पर गोली नहीं चलाई। तो डैनियल स्ट्रीट एजेंट शो को पंच मार के कहता है कि ये पंच तुम्हारी बेवकूफी के लिए है, क्योंकि ये लोग तुमसे ऑर्डर नहीं लेते और यहाँ मौजूद 35,000 जिंदगियां दाव पे लगी हुई हैं, तो अपना मुंह बंद रखो। वहीं कंट्रोल रूम में टिटानिया डैनी के फेस को कट करके उसे टॉर्चर करने लगती है और आर्केडी डैनी की चीखें माइक को रेडियो पे सुनाता है, जिससे माइक काफी दुखी होता है। तो माइक आर्केडी की डील मान जाता है और वो डैनी के बदले दिमित्री की डील स्टेडियम के रूप पर करने की डिमांड करता है। तो आर्केडी डैनी को ऊपर ले जाने लगता है जहां पर डील होनी है। आर्केडी डैनी को माइक की तरफ भेज देता है, मगर माइक एक चालाकी खेलता है और वो दिमित्री को भेजने के बजाय खुद ही आर्केडी की तरफ चल देता है। और हाई बीम लाइट की वजह से आर्केडी माइक को पहचान नहीं पाता, तो माइक का फायदा उठाकर कई लोगों को मार देता है। और इसी वक्त पीछे से डैनियल स्ट्रीट हेलीकॉप्टर से आके कई गुंडों को मार देता है। माइक आर्केडी को पीट पीट के उससे C4 बॉम्ब का ट्रिगर छीन लेता है, मगर तभी टिटानिया यहाँ आके माइक से भिड़ जाती है, जिसका फायदा उठाकर आर्केडी यहाँ से भाग निकलता है और वो दिमित्री और डैनी का पीछा करता है, मगर विक्टर दिमित्री और डैनी को पकड़ लेता है। वहीं माइक और टिटानिया लड़ाई करते करते ऊपर से गिर जाते हैं, जिसमें एक रॉड टिटानिया के पेट के आर पार हो जाती है और टिटानिया मरते मरते बोलती है, बॉम्ब ट्रिगर जैसी कोई भी चीज नहीं है और कुछ ही देर में सब कुछ तबाह हो जाएगा। और अब सिर्फ 8 मिनट 25 सेकंड ही बची थी। विक्टर डैनी और दिमित्री को आर्केडी के पास ले आता है। आर्केडी दिमित्री के गले लगकर बोलता है कि भाई, अब सकोविया में फिर से आजादी की लड़ाई शुरू होगी, मगर दिमित्री इस सब के लिए मना कर देता है कि अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी। और ऐसा कहकर दिमित्री खुद को शूट कर लेता है। आर्केडी बहुत गुस्सा होता है और इस फ्रस्ट्रेशन में वो विक्टर को ही भून देता है। वहीं माइक फैजल से सभी लोगों को सिटिंग स्टैंड से हटवाने के लिए कहता है, क्योंकि बॉम्ब फटने में सिर्फ अब 4 मिनट ही बची थी। और तभी एक बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चालू हो जाती है, जिसमें आर्केडी के पास
डैनी थी। भड़काऊ स्पीच देने के बाद आर्केडी एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, जिससे स्टेडियम का काफी हिस्सा उड़ जाता है। पुलिस वाले गेट को तोड़कर लोगों को बाहर निकालने लगते हैं। अब माइक काफी दुखी होता है और वो होपलेस हो रहा होता है कि डैनी मारी गई, क्योंकि ये बॉम्ब कंट्रोल रूम के नीचे ही था। मगर उसे आर्केडी की वीडियो में टाइम दिखाई देता है, जो कि 90 मिनट की बजाय 85 मिनट था। यानी ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड थी। और माइक को एहसास हो जाता है कि शायद डैनी अभी तक जिंदा है, तो वो डैनी को भीड़ में ढूंढने लगता है और थोड़ी ही देर में उसे आर्केडी और डैनी मिल जाते हैं। मगर आर्केडी डैनी को गन पॉइंट पे ले लेता है, तो माइक बोलता है कि डैनी बेटा, यूज योर हेड। तो इसका मतलब समझ के डैनी आर्केडी में अपना सिर दे मारती है और इसका फायदा उठाकर माइक भी आर्केडी को ठोक देता है। अब आर्केडी और उसके रेवोल्यूशन का दी एंड हो चुका था और माइक, डैनी और फैजल सब सेफ हैं। रेचल भी डैनी को ढूंढती हुई यहाँ तक पहुंच जाती है। आखिर एक माँ जो है वो कहीं भी पहुंच सकती है। और इसी के साथ ये फाइनल स्कोर फाइनली एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।